आ गए आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? देखो, टैक्स अवॉइडेंस होता है जब आप लूप होल्स को फाइंड आउट करके अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हो। अब जैसे कि एक एग्जांपल की तरह समझते हैं, आपके दोस्त ने आपको फ़ोन किया कि भाई तेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये थे और आपके पास कैश रखा हुआ था 5000 का। तो आपने क्या कहा? आपने कहा भाई 1000 रुपये रखे हैं। आपने झूठ तो कुछ बोला नहीं, लेकिन एक्चुअली में आपके पास टोटल कितने पैसे हैं? 6000 रुपये हैं। लेकिन उसने क्या पूछा कि बैंक में कितने रखे हैं। तो ऐसे ही होता क्या है, टैक्स अवॉइडेंस कैसे करी जाती है? ये लीगल होता है पर अनएथिकल होता है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सिस्टम के अंदर या लॉ के अंदर लूप होल्स फाइंड करते हैं लोग, जिससे वो अपना टैक्स बचाते हैं। ठीक है, ये लीगल है बट अनएथिकल है, अच्छी बात नहीं है। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है। उसके बाद आता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या है? इसमें आप प्रॉपरली अपनी लाइबिलिटीज़, आपने जितने खर्चे करें या कहीं चैरिटी करी है या कुछ भी करा है, आप अपने खर्चे जो है वो अच्छे से दिखाते हो। ठीक है भाई, जितने खर्चे करें गवर्नमेंट कहती है आपने खर्चे करे हैं, ठीक है आप दिखा दो और हम मान लेंगे। ठीक है, वो चेक करेंगे आपने कहाँ खर्चे किए हैं, अच्छे से वो देखेंगे, रिसिप्ट देखेंगे, सारी चीज़ें जो भी देखते हैं प्रोसेस होता है। टैक्स प्लानिंग ये होता है जब एक पर्सन अपने खर्चे दिखा के अपने टैक्स को कम करवाता है। ये होता है टैक्स प्लानिंग। उसके बाद आता है टैक्स इवेजन। ये क्या होता है? बेसिकली ये इलीगल होता है, जिसमें आप अपने कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पर्सन है, वो क्या करता है, वो अपने खर्चे जितने उसने करे हैं उससे ज़रूरत से ज़्यादा दिखा देता है। मतलब कि चीज़ों को गलत दिखाता है, जिसकी वजह से वो अपना टैक्स बचाने की कोशिश करता है। टैक्स इवेजन जो है वो इलीगल है। ठीक है, और इसके ऊपर पेनल्टीज़ भी लगती हैं, फाइन्स भी लगते हैं और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है? देखो, आपने किसी को अपनी लैंड जो है, आपने अपनी जो लैंड है वो किसी को किराए पे दे दी कि भाई तू उगा ले, खेती कर ले और मुझे किराया भरता रहिए सालाना। ठीक है, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। आपने कोई कल्टीवेशन कर दी, ठीक है, उसको जो आपने खेती बाड़ी करी उसको आपने, जैसे आपने शुगर केन की खेती बाड़ी करी, उसको आपने मिल में जाके सेल कर दिया, उससे आपकी जो इनकम जनरेट हुई वो एग्रीकल्चर इनकम हुई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एग्रीकल्चर इनकम में आती हैं। आपका जो फार्म हाउस है वो आपने रेंट पे दे दिया जो एग्रीकल्चर लैंड पे है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी। इसको और अच्छे से कर लेना, डिटेल में पढ़ लेना। और मैं आपको बताता हूँ इस पेपर के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको बिल्कुल हल्के में मजाक में मत लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। और अपनी तरफ से भी पढ़ के जाना, इन क्वेश्चन को कर लेना, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। इनको और अच्छे से डिटेल में खुद से पढ़ लेना। होमवर्क है आपका, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तो आप देख लोगे, करोगे नहीं अच्छे से तो खुद जाओ, खुद फाइंड आउट करो, खुद सर्च करो। इससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और काफ़ी टाइम भी मिला है, पेपर के बीच में 3 दिन का गैप है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एग्रीकल्चर इनकम के 2 क्वेश्चन हैं, इनको कर लेना। उसके बाद आता है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। देखो, असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? जिसमें आप टैक्स पे करोगे। सपोज़ आपने 2023-24 में आपकी इनकम जनरेट हुई, आप उसका टैक्स कब पे करोगे? 2025 में। 2023-24 क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। जो इनकम आपने 2023 और 24 में कमाई, अब उसका आप टैक्स कब पे करोगे? 2025 की मार्च में। ठीक है, एक तरीके से 25 ही कहा जाएगा उसको। ये होता है असेसमेंट ईयर, जिसमें आप टैक्स पे करोगे। और प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिसमें आपने वो इनकम जनरेट करी है या वो पैसा कमाया है। और आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको कर लेना। आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। और अपना जो खुद से भी एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो कर लेना, पर इन 2 चीज़ों को ज़रूर करना। ठीक है, उसके बाद करते हैं सेक्शन 80G, 80 TTA, 44AD। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ और सेक्शन है, बस यही मैंने देखे हैं जो रिपीटेड है, इनको कर लेना।
जैसे कि 80G में क्या होता है, डिडक्शन फॉर डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो चैरिटी करते हैं, उनके लिए कुछ वो मिल जाती हैं, आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं, ठीक है। सेक्शन 80 TTA में क्या होता है, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट अप टू 10,000 के सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट की मिल जाती है आपको डिडक्शन, ठीक है। और भी हैं आपको, इनको अच्छे से कर लेना, सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE, ठीक है, डिटेल में और अच्छे से कर लेना। और आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना, और जल्दी से 200 करवा दो। 164 सब्सक्राइबर तो हो ही गए हैं, 100 तो पार हो गए हैं, 200 भी करवा दो, 36 की कमी है। सो आगे करते हैं। नेक्स्ट है रिबेट US 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो होता क्या है कि इसमें आपको टैक्स रिलीफ मिल जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल की तरह समझते हैं, आपकी टोटल इनकम है 4,90,000, इसको आप लिख भी सकते हो, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2.5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अब आपकी इनकम कितनी है, 4,90,000। 4,90,000 में से जब आप 2.5 लाख माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 2,40,000। अब आप 2,40,000 का जब 5% निकालोगे तो वो आएगा 12,000, ठीक है। और टैक्स रिजाइम जो आपका ओल्ड टैक्स है उसमें कहा जाता है, अगर 12,500 से ये कम आ रहा है तो आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन और ये सिर्फ उनको ही मिलता है, पहले क्या था, जिनकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम की है उनको मिलता था, लेकिन अब ये 7 लाख कर दिया गया है, और जो रीबेट अमाउंट है वो 25,000 कर दिया गया है। सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल की तरह समझा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम होती क्या है, इनकम दैट इज़ इरेगुलर, जो इरेगुलर है या अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या होता है, लॉटरी, गैम्बलिंग विनिंग, या अवार्ड जीत लिया कोई, या कहीं कोई प्राइज़ मिल गया, प्राइज़ मनी मिल गया, ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है और इरेगुलर है, ठीक है। इस पे तो आपको टैक्स क्या है, 30% टैक्स तो देना ही पड़ता है। उसके बाद सर चार्जेस भी होते हैं और सेस भी होता है। इसमें आपको कोई भी एग्जेम्पशंस या फिर डिडक्शन नहीं मिलता कैजुअल इनकम पे। नेक्स्ट है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कि आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर सेट ऑफ कर सकते हो। सो इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेना। मैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस लॉस बताता हूँ। सो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास एक हाउस था 5 लाख रुपीज़ का, और वो आपने सोल्ड कर दिया 2 लैक्स में। यहाँ आपका 3 लाख का जो है वो लॉस हो गया। सो इसमें क्या है कि आप 2 लाख तो सेट ऑफ कर दोगे, ठीक है, अगेंस्ट योर सैलरी। बाकी का जो 1 लाख का लॉस है वो आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। इससे क्या आपको टैक्स में एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस लॉस हो गया आपको 5 लाख का, ठीक है, और आपकी जो इनकम थी वो 3 लाख की थी। तो बिज़नेस इनकम जो थी वो 3 लाख की थी, तो 5 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो सेट ऑफ हो जाएगा। बाकी का जो 2 लाख का बचा हुआ लॉस है वो क्या होगा, वो अगले साल के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। ये नहीं कि आप इसी साल में सारा लॉस दिखा रहे हो और जिसकी वजह से आप टैक्स पे ही नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा वो जो लिमिटेशंस होती हैं वो अपने हिसाब से बताते हैं कि आप कितना सेट ऑफ कर सकते हो, बाकी आप अगले साल के लिए फॉरवर्ड कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे जो बिज़नेस होते हैं ना, बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही बार में सारा लॉस दिखा के बिल्कुल ज़ीरो टैक्स पे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके टैक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इनको और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल एसिड। कैपिटल एसिड क्या होते हैं, जो आप ओन करते हो अपने पर्सनल या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, हाउस, इन्वेस्टमेंट के लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब, ठीक है। और एक्सक्लूडेड क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरिया में वो है, वो कैपिटल एसेट में नहीं आएगी, ठीक है। अब आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सो जैसे कि क्या हुआ, आपने कोई चीज़ थी आपके पास, जैसे कि शेयर्स थे, वो आपने सोल्ड कर दिए 12 महीने के बाद और उस पर आपको लॉस हो गया, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म,
ठीक है। और शॉर्ट टर्म क्या हो गया, शॉर्ट टर्म में कुछ एसिड्स जो होते हैं उनके लिए 36 मंथ्स होता है और शेयर्स के लिए 12 महीने रहता है। आपके पास कोई शेयर थे किसी कंपनी के, वो आपने 12 महीने के अंदर ही कर दिए सेल, और उस पर क्या हुआ, आपको लॉस हो गया। सो ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अभी मेरे पास ऐसे कोई डिवाइस नहीं है कि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ एग्जांपल के साथ, पर ये सारी चीज़ें एग्जांपल के साथ ही समझी जा सकती हैं और अच्छे से। पर आप देख लेना, पढ़ लेना अपनी तरफ से भी। ठीक है, तो लास्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो ये क्या है, जो आप इनकम जनरेट करते हो अपने हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है, या अपने हाउस से। जैसे कि आपके पास 10 घर हैं, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगह पे 10 घर हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको बोलेगी कि एक घर चूज़ कर लो जहाँ आप रहना चाहते हो, या नहीं भी रहना चाहते आपकी मर्ज़ी, पर एक घर चूज़ कर लो, ठीक है, अपने खुद के रहने के लिए। तो वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड कहा जाएगा। बाकी को वो गवर्नमेंट कैसे ट्रीट करेगी, रेंट की तरह। भले ही आपने वो रेंट पे नहीं दे रखे, 10 घर हैं आपके पास, वो कहेंगे एक में रह लो, बाकी जो है वो रेंट पे हम मानेंगे। ठीक है, भले ही आप रहो या ना रहो, आपकी पसंद, जिस भी शहर में आप जो भी घर मानना चाहो अपना एक, वो मान सकते हो। बाकी को रेंट की तरह देखा जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आपने किसी को अपना जो घर है वो किराए पे दे रखा है, ये भी एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, और मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इन क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट की तरह लेके जाना। ठीक है, इम्पोर्टेंट ही समझना, और अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर लेना। न्यूमेरिकल्स काफ़ी आ सकते हैं, जो आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, काफ़ी टाइम है पेपर के बीच में, और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी कर लेना, और अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। मैंने अपलोड किया है, मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा उसका लिंक। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स देख लेना, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।